हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का जो है चैप्टर 3 करेंगे। 1 मिनट रुकिए फ्रेंड्स। इसके 2 चैप्टर जो है हम पहले कर चुके हैं और आज हम इसका ये 3 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। फ्रेंड्स, केवीएस को टारगेट करके ही हम ये जो है लेसन कर रहे हैं। जो सिलेबस केवीएस का है उसी के अकॉर्डिंग जो हम ये चैप्टर करेंगे। तो केवीएस में जो है ये क्लास 6 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर जो है पूछे जाएंगे। वो हम 2 चैप्टर हमने पहले कर लिए और आज हम ये तीसरा चैप्टर करेंगे और उसके बाद जो है हम केवीएस में पूछे जाने वाले ही चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। पहेली और पूजो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट यानी कि कृत्रिम है। तो संश्लिष्ट क्या होता है? कृत्रिम। उनके पास ऊनी मफलर और शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशम साड़ियाँ भी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने देखा कि बेड शीट, बिस्तर पर बिछने वाली चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न, डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? अब देखिए, वस्त्रों में विविधता। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का, ये देखिए पहले मैं आपको ये कपड़े की दुकान जो है का चित्र जो ये एनसीईआरटी में दिखाया गया है। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्रित कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, कतरन का विवर्धित दृश्य। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। इसे ध्यान से देखिए। अब क्रियाकलाप जो है दूसरा पढ़ेंगे। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई न दे तो ये देखिए, जैसे इस चित्र में दिखाया गया, इस तरह से खींचना है। तो पिन या सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। ये तागे किससे बनते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तंतु। किसी सूती वस्त्र के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देख सकते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया? देखिए, जैसे ये जो है तागे को पतले तंतुओं में, देखिए तागा इस तरह से विखंडित हो जाता है। सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें तंतु कहते हैं। तो तंतु किसे कहते हैं? तागे की जो ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां होती हैं और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, इसे क्या कहते हैं? तंतु। वस्त्र धागों या तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? तो देखिए, हम यहाँ पढ़ेंगे कि तंतु कहाँ से आते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट यानी कि जूट को क्या कहते हैं? पटसन भी पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है।
हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। संश्लिष्ट तंतु यानी कि कृत्रिम तंतु। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और एक्रिलिक जो है संश्लिष्ट तत्वों के कुछ उदाहरण हैं। ये देखिए, इस तरह का चित्र जो है आपने कहीं संग्रहालयों में रखा देखा होगा, जिसे जो पहले समय में योद्धा पहनते थे। कुछ पादप तंतुओं के बारे में यहाँ वर्णन किया गया, जैसे रुई एक पादप तंतु है। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियाँ बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल। कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनोले यानी कि कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसे कपास खेत देखा जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुके हैं? इस समय खेत कपास के प्रफुल्लों रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। ये देखिए, इस चित्र में जो है कपास दिखाई गई है। कपास के फूल जो हैं खिले हुए हैं, जैसे बर्फ से ढके हुए, ऐसा चित्र दिखता है। साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। तो कपास ओटना किसे कहते हैं? कपास के बीजों को कंकतन से जो है पृथक किया जाता है, उसे कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। देखिए, ये कपास को ओटने की एक तस्वीर जो है यहाँ दिखाई गई है। इसके बाद जो है जूट। जूट को क्या कहते हैं? पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। तो ये तो जो है तने से प्राप्त होती है और वो जो है फूल से प्राप्त होती थी। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ये देखिए, ये पटसन पादप का जो है चित्र दिखाया गया है। ये रुई से तागा बनाना। सूती तागे की कताई। आप स्वतः सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए और रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सके? रेशे से तागे बनाने की क्रिया को जो है कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जा सकता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई के उपयोग में होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ से कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने, खादी वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़े का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया। ये देखिए चरखा, जिससे कि कताई की जा सकती है। तो एक संगठन का निर्माण किया था जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। वृहत पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तागे से वस्त्र। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां, इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई और बंधाई हैं। तो बुनाई के बारे में हम पढ़ेंगे। बुनाई वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई यानी कि वीविंग कहते हैं। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। विभिन्न रंगों की कागज़ की दो शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर आगे चित्र में दिखाया गया उसके अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों की खींची गई रेखाओं के
अनुदिश काटे, फिर सीटों को के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला दीजिए। एक सीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरे सीट के कटावों में दिखाए अनुसार बुनिए। देखिए जैसे ये जो कागज़ की सीटें दिखाई गई, फिर इन दोनों से जो है ये बुना गया और बुनकर ये जो है तैयार हो गया है, यहाँ पर दिखाया गया है। इस तरह के तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित होती है। ये देखिए एक हथकरघा का चित्र जो है यहाँ दिखाया गया है। एक विशेष प्रकार की बुनाई। कभी कभी आपने यह देखा होगा कि स्वेटर किस प्रकार बुनते हैं। इसकी बुनाई निटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने के लिए किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा? क्या आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला आता तथा वस्त्र उधड़ता जाता। मोजे तथा बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसे बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। ये देखिए स्वेटर बुनाई। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल यानी कि वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों और जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ और डलियाँ यानी कि टोकरी बनाना सीख लिया। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का प्रयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके कपड़े पहनने के लिए कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विविधताएं आ गई हैं। परंतु क्या आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों में पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। देखिए कपास गोलक होती है, फिर उसको ओटा जाता है, ओटने की प्रक्रिया होती है, उससे रेशे तैयार होते हैं, रेशे की कताई की जाती है, फिर जो है तागे तैयार होते हैं, तागे से जो बुनाई बंधाई से जो है वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार से ये वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है। इसके महत्वपूर्ण शब्द थे रुई, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई, तागा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर। ये कुछ बातें भी हम पढ़ लेते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर। वस्त्र तागों से बने होते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट। रेशम, ऊन, जूट कुछ प्राकृतिक तंतु, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है। देखिए सत्य असत्य के कुछ हम देख लेते हैं। तंतुओं से तागा बनता है, हाँ ये सत्य है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, सत्य है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता नहीं, ये जो है पटसन के पेड़ के तने का बाहरी आवरण होता है। रुई से बिनोले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, हाँ। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, हाँ। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं, नहीं, ये तो जो है जानवरों से प्राप्त होते हैं। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, नहीं, ये एक कृत्रिम तंतु है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।